Welcome to all respected presiding officers P1, P2, P3A, P3B, P3C। आप सबका पंचायत चुनाव 2021 के इस प्रशिक्षण वीडियो में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इस बार का जो पंचायत चुनाव है वो अन्य चुनाव से भिन्न होने जा रहा है। दोस्तों, बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव में 4 पोस्टों का मतदान ईवीएम से होने जा रहा है और 2 पोस्ट का मतदान बैलेट पेपर से होगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी पंचायत चुनाव में एक साथ 6 पोस्ट का मतदान होता है। एक जिला परिषद के सदस्य, दूसरा पंचायत समिति के सदस्य, तीसरा ग्राम पंचायत के मुखिया, चौथा मेंबर और फिर ग्राम कचहरी के 2 सदस्य, पंच और सरपंच का चुनाव एक साथ होता है। इसलिए पंचायत चुनाव में काफ़ी ज़्यादा कार्य बढ़ा होता है। दोस्तों, पंचायत चुनाव के कार्य को आसान बनाने के लिए ही निर्वाचन आयोग ने इन 6 पदों में से 4 पदों का चुनाव पहली बार ईवीएम से कराने का निर्णय लिया है। दोस्तों, ईवीएम जो होते हैं इनके बारे में पिछले एमएलए के इलेक्शन में हम लोगों ने प्रशिक्षण लिया है कि ईवीएम, जिसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, जिसके 2 मुख्य भाग होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट और दूसरा बैलेट यूनिट। दोस्तों, पिछले चुनाव में एक और डिवाइस था वीवीपैट, जो इस बार के पंचायत चुनाव में नहीं होंगे, क्योंकि इस बार का जो पंचायत चुनाव होने जा रहा है दोस्तों, वो 2nd जनरेशन M2 ईवीएम मशीन से होने जा रहा है, जिसमें वीवीपैट लगाने की सुविधा नहीं है। इसलिए दोस्तों, इस बार वीवीपैट का झंझट नहीं होगा। सिर्फ सीयू और बीयू से 4 पदों का चुनाव कराया जाएगा और 2 पोस्ट पंच और सरपंच का बैलेट पेपर मत पत्रों से चुनाव होगा। दोस्तों, ये जो कंट्रोल यूनिट होते हैं उसको ब्रेन ऑफ ईवीएम कहा जाता है, जिसके मुख्य 4 भाग होते हैं। एक डिस्प्ले सेक्शन, कैंडिडेट सेक्शन, रिजल्ट सेक्शन और बैलेट सेक्शन। और जो ऑफ ऑन का स्विच होता है वो सिर्फ सीयू में होता है। सीयू में पहले से कोई केबल, कोई तार लगा नहीं होता है। तार जो है, केबल जो है, वो बीयू में लगे होते हैं, बैलेट यूनिट में। एक बैलेट यूनिट में एक स्लाइड स्विच होता है और 16 बटन होते हैं और 16 बटन के बगल में 16 लैंप लगे होते हैं। तो दोस्तों, एक बैलेट यूनिट में आप 16 कैंडिडेट का चुनाव करा सकते हैं। इस बार नोटा का प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए एक बैलेट यूनिट से आप मैक्सिमम 16 कैंडिडेट का चुनाव करा सकते हैं। एक सीयू जो है वो 4 बीयू को कनेक्ट कर सकता है, उसको देख सकता है। इसलिए अगर जैसे ही 16 से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो 2 बीयू लगेंगे और 32 से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो 3 बीयू लगेंगे।
इस तरह से 64 उम्मीदवार तक के लिए सिर्फ एक ही सीयू से काम चल जाता है। तो दोस्तों इस बार के चुनाव में जो परिवर्तन हुआ है, मैं पहले उस पर चर्चा करूंगा। इस बार पहली बार मतदान कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। पिछले सारे चुनाव में एक प्रिजाइडिंग, एक P1, एक P2 और एक P3 हुआ करते थे, परंतु इस बार के चुनाव में चूँकि कार्य बढ़ गए हैं तो अब एक P1, एक P2, लेकिन 3 जो है P3 होंगे, जिनका नामांकन P3A, P3B, P3C के रूप में किया गया है, और एक पीठासीन पदाधिकारी होंगे जो मतदान दल के मुखिया होते हैं। तो दोस्तों पहला काम जो होगा वो क्या होगा? मतदान के एक दिन पूर्व ही जो हमारे पीठासीन पदाधिकारी होंगे वह सामग्रियों का कलेक्शन करके अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। पीठासीन पदाधिकारी उन सामग्रियों के कलेक्शन में 2 बातों पे विशेष ध्यान देंगे। एक, वोटर लिस्ट। आपका ड्यूटी जिस बूथ पे लगा है, जिस पंचायत में लगा है, उस पंचायत के उसी बूथ का वोटर लिस्ट है या नहीं, इसका मिलान अवश्य कर लेंगे। दूसरा, डिस्टिंग्विश मार्क कहते हैं, जिसको विभेदक चिन्ह कहते हैं। ये ज़रूर देख लेंगे कि जिस बूथ पर आपकी ड्यूटी लगी है उसी बूथ का है या नहीं, क्योंकि ये हर बूथ का अलग अलग होता है, जिस पे बूथ नंबर और बाई जो है ऊपर बूथ नंबर होगा, नीचे पंचायत का नंबर या उसका नाम होगा। दोस्तों डिस्टिंग्विश मार्क और बैलेट पेपर, मतपत्र जो है, ये आपको वोटर लिस्ट जो है उसका मिलान आवश्यक है। दोस्तों पंचायत चुनाव 2021 में आप पिछले ही सारे चुनाव के भांति ईवीएम से काम करेंगे। जिस दिन जिस पंचायत में आपकी ड्यूटी लगी होगी उस दिन सुबह के 5 बजे टीसीसीपी वाले आएंगे और आपको ईवीएम मशीन देंगे। मतपेटी लेकर आप खुद जो है गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। बाकी जो ईवीएम मशीन है और जो पेपर सील्स हैं, ये मतदान के दिन सुबह के 5 बजे आपको पीसीसीपी वाले, जिसको आप पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट कहते हैं, वो लाकर आपको देंगे। तो उस वक्त आप CU BU का नंबर और जितने पेपर सील मिले हैं, कौन कौन से मेन पेपर सील मिलेंगे आपको, उसका ध्यान रखना है। ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग और स्ट्रिप सील, इन सब का नंबर ज़रूर नोट करेंगे, नंबर ज़रूर नोट कर लेंगे दोस्तों। और एक कॉपी आप जो है, एक प्रति जो है रिसीव करने के बाद पीसीसीपी वाले को दे देंगे। नंबर नोट करना नहीं भूलेंगे। फिर चूँकि 4 आपको ईवीएम मिले हैं, 4 CU है, 4 BU हैं, सब में आपको मॉक पोल कराना है। इस बार एक परिवर्तन और हुआ है कि मॉक पोल आपको 50 नहीं करने हैं, बल्कि जितने पोस्ट के लिए इलेक्शन हो रहा है ना, ईवीएम से, जैसे 4 पोस्ट हैं, इन चारों पोस्ट में आप जो है
जितने कैंडिडेट्स होंगे हर कैंडिडेट को सिर्फ एक एक वोट देकर मॉक पोल की प्रक्रिया कराएंगे। मॉक पोल से पहले पोलिंग एजेंट की नियुक्ति के लिए फॉर्म नंबर 11 है, उसको भरवा लेंगे, एजेंट का साइन ले लेंगे। एजेंट की नियुक्ति में ये ध्यान देना है, एक कैंडिडेट का मैक्सिमम 2 पोलिंग एजेंट्स नियुक्त करेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन मतदान के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट ही एक समय बैठ सकते हैं। जब कोई दूसरा किसी काजवश बाहर जाएगा, पहला बाहर जाएगा तो दूसरा फिर वहाँ पे आएगा, मतलब एक साथ दोनों एजेंट्स एक कैंडिडेट के नहीं बैठ सकते हैं। मॉक पोल की पश्चात के बाद मॉक पोल सर्टिफिकेट बनाएंगे और उस पर पोलिंग एजेंट से साइन ले लेंगे। और फिर जितने भी ग्रीन पेपर सील हैं, स्पेशल टैग है, स्टिफ सील हैं, इन सभी पर आप पोलिंग एजेंट्स का साइन और ख़ुद अपना साइन करना नहीं भूलेंगे। फिर सीलिंग का प्रोसेस CRC करने के बाद, CRC तो आप समझते ही हैं कि रिजल्ट सेक्शन को खोलना है और उसमें जो क्लोज़ का बटन है पहले उसको दबाना है, फिर रिज़ल्ट का बटन दबाना है। रिजल्ट का बटन दबाते ही मॉक पोल में जितने कैंडिडेट को जितना वोट दिया गया है वो आपको शो करेगा, उससे आप मिलान कर लेंगे कि सही वोटिंग हुआ है या नहीं है। फिर आप क्लियर का बटन दबाएंगे, इसको CRC बोलते हैं। CRC मीन्स पहले क्लोज का बटन दबाना, फिर रिजल्ट का बटन दबाना और फिर लास्ट में क्लियर का बटन दबाना। जैसे ही आप क्लियर के बटन को दबाएंगे सारे वोट्स वो डिलीट हो जाएंगे। अब आप टोटल का बटन दबाकर सारे एजेंट्स को संतुष्ट कर देंगे, इसमें जो टोटल वोट है वो 0 है। इतना करने के पश्चात आप फिर तब सीलिंग का प्रोसेस करेंगे। ये सारे प्रक्रिया में चूँकि काफ़ी टाइम लगेगा, 4 CU को आपको सील करना है, इसलिए मॉक पोल कहा गया है कि आप 1.5 घंटा पूर्व शुरू करें। 7 बजे से वास्तविक मतदान है तो आप 5:30 बजे से ही मॉक पोल करना शुरू कर दें। पोलिंग एजेंट्स आए या ना आए, मॉक पोल का काज अपने सहयोगियों के साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स 5:30 बजे शुरू कर दें। ऐसे पोलिंग एजेंट्स आना चाहिए, उन्हें पहले ही आप इन्फॉर्म कर दें कि मैं 5:30 बजे मॉक पोल शुरू करूँगा, आप लोग अवश्य पधारें। आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तब भी वेट नहीं करना है और मॉक पोल शुरू कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से मॉक पोल कराएंगे, सीलिंग कराएंगे। सीलिंग कराने के बाद आप वास्तविक मतदान की तैयारी करेंगे। वास्तविक मतदान की तैयारी इस प्रकार करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट के सबसे पहले मतदाता P1 के पास आए और फिर P2 के पास जाए, फिर P3A के पास जाए, फिर P3B के पास जाए, फिर P3C के पास जाए और वहाँ से होते हुए वोटिंग कंपार्टमेंट में जाए। वोटिंग कंपार्टमेंट में इस बार जो परिवर्तन है, आपको 5 वोटिंग कंपार्टमेंट अलग अलग बनाने हैं। एक सबसे पहले आप मेंबर का बनाएंगे, फिर मुखिया का बनाएंगे, फिर पंचायत समिति का और फिर जिला पार्षद के लिए बनाएंगे और लास्ट में जो है एक पंच और सरपंच के लिए बनाएंगे और वहाँ पे एक स्टाम्प पैड रख देंगे और वोटिंग स्टिक जो होता है, जो वोटिंग स्टिक है उसको वहाँ पे रख देंगे। और फिर उस रूम में 2 गेट होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 2 दरवाजे हों, एक से वोटर इन हो, दूसरे से आउट हो। जहाँ पे आउट हो वहाँ पे हमारे पीठासीन पदाधिकारी अपना टेबल लगाएंगे और अपने सामने जो है दोनों मत पेटियों को रखेंगे। पहले एक मत पेटी रखें और फिर आप ये सुनिश्चित करेंगे पीठासीन पदाधिकारी कि कोई भी मतदाता मतदान करने के पश्चात पंच और सरपंच के मतपत्र को लेकर घर ना जाए, बाहर ना जाए, उसे अवश्य मत पेटी के अंदर डाले। ये सुनिश्चित कराने का कर्तव्य इस बार
पीठासीन पदाधिकारी को दिया गया है। तो दोस्तों P1 का जो काम होगा वो थोड़ा सा इस बार बढ़ गया है। सबसे पहले P1 का काम होगा, उनके पास जो मतदाता आएंगे उससे जो है आप उसका आई कार्ड मांगेंगे और फिर उसमें जो उसका क्रम संख्या, जो BLO द्वारा एक पर्ची दी जाती है उसमें उनका क्रम संख्या अंकित होगा, उस क्रम संख्या को जोर से बोलेंगे ताकि जो आपके पोलिंग एजेंट्स हैं वो उन्हें सुन सकें। और जब वो इसको सत्यापित कर देंगे ये सही वोटर है, तो फिर आप उस मतदाता के नाम के सामने एक, अगर वे पुरुष है तो क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे और अगर महिला है तो वहाँ गोल सर्कल बना देंगे। दोस्तों इस बार जो P1 का कार्य बढ़ा है, कार्य कौन सा बढ़ा है वो मैं बता रहा हूँ कि पंच और सरपंच इस दोनों का जो बैलेट पेपर होगा वो P1 के पास होगा। किनके पास होगा? P1 के पास होगा। तो वो क्या करेंगे, जो मतदाता आएंगे उनका पहचान करने के पश्चात उस पंच और सरपंच के बैलेट पेपर पर उस मतदाता का साइन लेंगे, उनका क्रम संख्या अंकित करेंगे और साथ ही साथ जो आई कार्ड लेके आएंगे उनके बारे में भी लिखना है। इतना काम करने के बाद P1 साहब जो है पंच और सरपंच के जो मत पत्र हैं वो P2 को बढ़ा देंगे और P2 का काम होगा कि जो अमिट स्याही है ये लगाने का काम नियमतः P2 का ही है। ये अलग बात है कि हम P3 को दे देते हैं ताकि, क्योंकि P2 को लिखना ज़्यादा पड़ता है तो ये काम आप P3 से करा सकते हैं, लेकिन जो चुनाव आयोग का कहना है ये P2 करेंगे। अमिट स्याही लगाएंगे, फिर मतदाता का जो है क्रम संख्या और जो आई कार्ड लेके आएंगे उसका अंतिम 4 डिजिट मतदाता रजिस्टर 17A में अंकित करने के बाद उनका साइन लेना या अंगूठे का निशान लेना सुनिश्चित करेंगे। और फिर इतना करने के बाद उसे P2 जो है मतदाता पर्ची देंगे और बैलेट पेपर जो है पंच और सरपंच का वो P3A को बढ़ा देंगे। P3A का कार्य क्या होगा दोस्तों? P3A जो होंगे उनका कार्य होगा कि पंच और सरपंच के बैलेट पेपर को सही ढंग से फोल्ड करना। सही ढंग से फोल्ड करना कैसे सही ढंग है? उसको हमेशा वर्टिकल उदग्र रूप से लंबवत ना सीधा मोड़ना है। पहले लंबाई के अनुदिश मोड़ना है, लेंथ के अनुदिश, और फिर इसको चौड़ाई के। ये मोड़ने का काम अच्छे ढंग से करेंगे ताकि मतदाता मत डालने के बाद उसको फिर उसी तरीके से मोड़ सके। अगर ये सही ढंग से नहीं मोड़ेंगे तो फिर वोट के इनवैलिड होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए P3A का काफ़ी अहम काम है कि वह बैलेट पेपर को सही ढंग से मोड़ें। P3A का ये काम होगा। P3A के बाद ये मतदाता जो है P3B के पास जाएंगे और P3B को मतदाता पर्ची दिखाएंगे और फिर P3B जो होंगे उनका काम होगा मेंबर और मुखिया का जो कंट्रोल यूनिट है वो उनके पास होगा। उनका काम होगा उसके बैलेट बटन को दबा देना, बैलेट बटन को दबा देना और उसके बाद फिर मतदाता P3C के पास जाएंगे और P3C का कार्य होगा, P3C का कार्य होगा जिनके पास P3C के पास क्या होगा दोस्तों? पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य, जिन्हें हमें जिला पार्षद कहते हैं, इस दोनों का CU कंट्रोल यूनिट P3C के पास होगा। वह उस दोनों के बैलेट के बटन को दबाएंगे। फिर जो मतदाता पर्ची लेके आएंगे उनको वह सुरक्षित रखेंगे।
उनको वो क्या करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। मतदाता पर्ची दोस्तों काफ़ी उपयोगी पर्ची है, इसको नष्ट नहीं करेंगे, इसको सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। ये बाद में स्टेशनरी पैकेट के अंदर डाला जाता है, इसलिए मतदाता पर्ची जैसे भी हो P3C का काम होगा उन्हें सुरक्षित रखना। उसके बाद जो वोटर हैं वो वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर जाएंगे और अपने मतदान का मताधिकार का उपयोग करेंगे और फिर वो बाहर निकलेंगे। प्रिजाइडिंग साहब खास ध्यान रखेंगे कि कोई भी मतदाता वोट लेकर, मतपत्र लेकर बाहर ना जाए, घर ना जाए, उसे अवश्य रूप में मतपेटी के अंदर डालेंगे। दोनों ही मतपेटियों में कुछ ना कुछ अवश्य मतदान, कुछ जो है अवश्य जो है आप मतपत्र डालेंगे। अगर खाली लेके जाएंगे तो फिर प्रिजाइडिंग साहब का टेंशन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में अभी मैंने आपको P1, P2, P3 के कार्यों के बारे में बताया और जो मेन काम जो पीठासीन पदाधिकारी का है वो लिखने पढ़ने का काम है, उसके बारे में मैं अगले एपिसोड में कि हमारे पीठासीन पदाधिकारी को क्या क्या कार्य करने हैं, उन्हें कैसे स्टेशनरी पैकेट बनाना है, नॉन स्टेशनरी पैकेट कैसे बनाना है, कैसे थर्ड पैकेट बनाना है, कैसे जो है उन्हें जो है आपका खुला लिफाफा जो है वो तैयार करना है, इन सब के बारे में मैं अगले जो एपिसोड है उसमें विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों धन्यवाद।